हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केवल केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज इस वन शॉट के वीडियो में हम चैप्टर 3 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं, आज उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वन शॉट के वीडियो में आज ख़त्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3। तो स्टार्ट करते हैं अपने साइंस के चैप्टर 3, जो कि हमारा केमिस्ट्री है, और इस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, धातु। धातु होने के लिए पदार्थ में, उस तत्व में क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। तो पहला क्या है हमारा, धातु। तो वे तत्व धातु कहलाते हैं, वे ऐसे तत्व धातु कहलाते हैं जो क्या विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। मतलब उसमें विद्युत और उष्मा का सुचालन आसानी से हो। दूसरा क्या है, जो तन्य होते हैं, जिन्हें हम खींच सकते हैं, जो क्या होते हैं, तन्य। तन्य मतलब जिसे हम खींच सकते हैं, तना कर सकते हैं। तीसरा क्या है, जो आघात वर्धनीय होते हैं, जिनको पीटने पर वे टूटते नहीं बल्कि क्या होते हैं, फैल जाते हैं। जो आघात वर्धनीय होते हैं, जिनको हम पीटेंगे तो टूटेंगे नहीं बल्कि क्या होंगे, फैल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जिनमें विशेष चमक होती है। वे तत्व धातु कहलाते हैं क्या, जिसमें विशेष चमक भी होती है, और उसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहेंगे। उस चमक को क्या कहेंगे, धात्विक चमक। पांचवा क्या है, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो क्या बनाने की, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अधातु के क्या कंडीशन है, नॉन मेटल के क्या क्या कंडीशन है। तो नॉन मेटल के क्या क्या कंडीशन है, तो ऐसे तत्व क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाते हैं। कैसे तत्व अधातु कहलाते हैं, तो सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो सामान्य विद्युत और उष्मा के सुचालक नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक। धातु हमारा क्या था, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक। और ये क्या होगा हमारा, कुचालक। अधातु क्या होते हैं, कुचालक होते हैं और वो सुचालक होते थे। धातु को हम लोग क्या कर सकते थे, खींच सकते थे, लेकिन अधातु ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें हम तन्य नहीं कर सकते, जिन्हें हम खींच नहीं सकते। खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, वे आघात वर्धनीय न होकर भंगुर होते हैं, अर्थात पीटने पर टूट जाते हैं। भंगुर मतलब जिन्हें यदि हम पीटे तो क्या होगा, टूट जाएगा। जिन्हें हम क्या करें, पीटे तो टूट जाएगा। जैसे हमारा प्लास्टिक हो गया, ठीक है, यदि हम उसको पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो उसमें आघात वर्धनीय मतलब उसमें प्रहार करें तो क्या हो जाए, टूट जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जिसमें कोई विशेष चमक नहीं होती। मतलब धातु में तो एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, लेकिन इसमें कोई चमक नहीं होती है। प्लास्टिक जब स्टार्टिंग में तो उसमें हल्का फुल्का चमक रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो चमक खत्म हो जाता है। लेकिन जो धातु रहते हैं वो क्या होते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की चमक रहती है और वो चमक उनका लगा हमेशा रहती है, तो इसलिए उसे धात्विक चमक कहते हैं। लेकिन अधातु में चमक नहीं होती है। पांचवा पॉइंट क्या है, जो सामान्यतः ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते थे और ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते थे। तो यदि आपको एग्जाम में पूछ ले कि धातु और अधातु क्या होते हैं, तो आप लोग इस टाइप से डिफिनेशन लिख सकते हैं। और अंतर पूछ ले तब भी आप लोग अंतर लिख सकते हैं। वे ऐसे तत्व धातु कहलाते हैं क्या, जो क्या होते हैं, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। और जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। जिनमें चमक होती है उसे क्या कहते हैं, धातु, और जिनमें चमक नहीं होती अधातु कहते हैं। जिस ऐसे धातु क्या कहलाए, ऐसे तत्व धातु कहलाते हैं जिसमें क्या आघात करने पर वो क्या टूटते नहीं बल्कि फैल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धातु। और अधातु क्या हमारे, जिनको हम क्या करें, पीटने पे टूट जाए तो अधातु कहलाएंगे। जो तन्य होते हैं धातु कहलाते हैं, जो तन्य नहीं होते हैं हमारे क्या होते हैं, अधातु होते हैं। जो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, वो धातु कहलाते हैं। और जो विद्युत और उष्मा के सुचालक नहीं होते हैं वो अधातु कहलाते हैं, अर्थात कुचालक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपधातु।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपधातु। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों को क्या गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ तत्व ऐसे होंगे जो क्या होंगे, धातु और अधातु, मतलब वो धातु और अधातु दोनों के क्या गुणों को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। बस में मतलब उसमें क्या धातु की भी क्वालिटी होगी और अधातु दोनों की क्वालिटी होगी। तो ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे, उपधातु। एग्जाम्पल के लिए क्या है, आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, उपधातु हैं, क्योंकि आर्सेनिक और एंटीमनी में धातु के भी क्वालिटी हैं कुछ और अधातु के भी क्वालिटी हैं। इसी तरीके से एंटीमनी में भी धातु के भी क्वालिटी हैं और अधातु दोनों की क्वालिटी हैं। तो ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ऐसे तत्व को क्या कहेंगे, उपधातु। ऐसे तत्व को क्या कहेंगे, उपधातु। तो उपधातु आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु किसे कहेंगे। मिश्र धातु अथवा मिश्रातु किसे कहेंगे। तो मिश्र धातु किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर समांग मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण को ठंडा करने पर जो ठोस प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, मिश्र धातु। मिश्र धातु नाम से ही पता चल रहा है, धातुओं का मिश्रण। मिश्र धातु मतलब धातुओं का मिश्रण, जिसमें क्या होंगे, दो या दो से अधिक धातु होंगे। और कभी भी धातुओं को जब मिलाया जाता तो किस अवस्था में मिलाएंगे, गलित अवस्था में, क्योंकि ठोस अवस्था में तो मिलेंगे नहीं। मान लीजिए हम गोल्ड ले रहे हैं तो क्या करेंगे, गोल्ड को गोल्ड में मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले गोल्ड को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। फिर उसके बाद कोई और हमारे पास धातु है, मान ले रहे हैं मेटल है, तो उसको भी क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। फिर उसके बाद दोनों को मेल्ट कर पाएंगे, दोनों को मेल्ट करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी दो धातुओं को मिक्स किया जाता है तो किस अवस्था में, गलित अवस्था में। तो जब दो या दो से अधिक धातु गलित अवस्था में पाए जाते हैं और उनका क्या कर दिया जाता है, समांग मिश्रण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार को मिश्रण को ठंडा करने पर, मतलब जो उसे ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, ठोस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठंडा करने पर क्या हो जाएगा, वो ठोस के रूप में प्राप्त होगा। और इसी ठोस को क्या कहेंगे, मिश्र धातु। मतलब सिंपल सा, दो धातुओं को जब हम मिलाएंगे तो हमको जो प्राप्त होता है वही हमारा क्या है, मिश्र धातु। दो धातुओं के मिलाने के पश्चात जो धातु प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमलगम। अमलगम क्या है, Hg हमारा क्या होता है, पारा, जिसको मरकरी भी बोलते हैं, क्या एक प्रकार का धातु है। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, ये सामान्य ताप पर क्या रहता है, द्रव अवस्था में। सामान्य ताप पर ये क्या रहता है, द्रव अवस्था में। इसकी एक क्वालिटी यही है कि क्या है, मरकरी जो है ये सामान्य ताप पर क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। अनेक धातुएं पारा में घुल जाती हैं और इस प्रकार जो हमको विलयन मिलता है वो क्या कहलाता है, अमलगम। मतलब बहुत सारी धातुएं क्या हैं जो पारे में, जो क्या पारे में मतलब घुल जाती हैं और हमको जो विलयन प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, अमलगम। तो अमलगम समझ में आ गया होगा। Hg क्या होता है, हमारा पारा, जो कि सामान्य ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में। यदि इसमें कोई अन्य धातु क्या हो जाए, घुल जाती है, तो क्या होता है, इस प्रकार हमको जो विलयन प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, अमलगम। तो पारे में घुले धातु को क्या कहते हैं, पारे में घुले धातु द्वारा प्राप्त विलयन को क्या कहेंगे, अमलगम। पारे में घुले धातु के द्वारा प्राप्त विलयन को क्या कहेंगे, अमलगम। तो आपको अमलगम भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है, कुछ प्रमुख मिश्र धातु हैं। कुछ क्या प्रमुख मिश्र धातु, जैसे क्या पीतल, क्योंकि कोई भी धातु क्या होता है, प्योर धातु नहीं होता, उसमें मिश्रण होता है अन्य धातुओं का। जैसे पीतल हमारा है, पीतल क्या है, शुद्ध पीतल नहीं होता, उसमें क्या 80% क्या होता है, कॉपर और 20% जिंक। 80% क्या होता है, कॉपर और 20%, 80% कॉपर 20% जिंक होता है, तब हमको क्या प्राप्त होता है, पीतल। इसके क्या बनते हैं, बर्तन बनते हैं, तार बनाए जाते हैं, मशीनों में भी आते हैं। ठीक है, इस तरीके से पीतल का यूज करते हैं, बर्तन बनाने में, तार बनाने में, मशीनों में भी कई काम आता है। ठीक है, कारतूसों में भी इसका यूज करते हैं। कांसा क्या है, कांसा, कांसा क्या है हमारा, कापर। 88% कापर होता है और 12% टिन। 88% कापर और 12% टिन के मिश्रण को क्या क्या बनता है, कांसा बनता है। 88% हमारा क्या रहना चाहिए, कापर, और 12% टिन। जब ये दोनों धातु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, कांसा का। इसके क्या बनते हैं, बर्तन बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं और भी चीज़ें बनते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से इसमें क्या लिखा, मिश्र धातु और घटक। इसमें क्या कहें, इसमें कौन कौन से संघटक है, इसमें कौन कौन से और धातु हैं जो मिले हुए हैं। तो पीतल में भी 2 धातु मिले हैं और कांसा में भी 2 धातु मिले हैं। तो 2 या 2 से अधिक धातुएं जब मिलती हैं तो क्या बनता है, मिश्र धातु। नेक्स्ट हमारा कौन सा मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर। क्या हमारा, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है, 60% कॉपर होगा, 20% जिंक होगा, 20% निकल, टोटल हो गया 100। टोटल कितना हो गया, 100%। तो इस तरीके से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जर्मन सिल्वर। इससे क्या बनते हैं, जेवर बनते हैं, बर्तन बनती हैं और मूर्तियाँ भी बनते हैं। तो विभिन्न प्रकार के यूज आता है जर्मन सिल्वर का, जेवर भी बनाए जाते हैं, बर्तन भी बनाई जाती हैं और मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। तो ये हमारा जर्मन में कौन कौन से धातु मिश्रित हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है, इसमें क्या होता है, आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। इसमें परसेंटेज नहीं दिया, लेकिन स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकेल भी होता है तथा कार्बन भी होता है। इससे भी बर्तन बनती हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, साइकिल के पुर्जे बनते हैं, ठीक है। और शिल्प अवस्था में भी जो डॉक्टरी वगैरह में भी बनते हैं ना कुछ, जैसे क्या हो गया, चिकित्सा में भी औजार होते हैं, उस तरीके से चिकित्सा औजार में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टांका। लेड व टिन का मिश्रण होता है, इसके क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यूज होता है इसका। टांका क्या है, लेड और टिन के यूज में आता है। तो ये हमारे थे कितने मिश्र धातु, 5 मिश्र धातु हैं, जिसमें से हमको क्या पूछ सकता है, पीतल इंपॉर्टेंट है, कांसा इंपॉर्टेंट है और जर्मन स्टील, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछ लेगा कॉपर में कितने % जिंक होता है, कितने % कॉपर होता है। पीतल में क्या पूछ लेगा, कितने % कॉपर होते हैं और कितने % जिंक होता है। या फिर पूछ लेगा पीतल किस किस धातुओं से मिलकर बनता है, पीतल से क्या क्या बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या पूछ लेगा, कांसा में कौन कौन से धातु इसके संघटक होते हैं, कॉपर है और क्या है, टिन है। जर्मन सिल्वर 3 इंपॉर्टेंट है, तो तीनों आप लोग देख लेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसको क्या बोलेंगे, सक्रियता श्रेणी। तो पहले इसको थ्योरी को देखेंगे, फिर जानेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी, जिसको विद्युत रासायनिक श्रेणी भी बोल सकते हैं और सक्रियता श्रेणी। सक्रियता क्यों, क्योंकि ये क्रियाशीलता को निरूपित करेगा कि कौन सा तत्व कितना अभिक्रियाशील है। तो यहाँ इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग थ्योरी देखेंगे। विभिन्न इलेक्ट्रोड या उन पर होने वाली अर्ध अपक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। मतलब इलेक्ट्रोडों या उन पर जो अर्ध अपक्रिया होते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्या बढ़ते क्रम में रखेंगे तो जो हमको श्रेणी प्राप्त होगा वही क्या होता है, हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। सिंपल सा, ऐसे तत्व जो कम अभिक्रियाशील हैं, ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, मीडियम है, ठीक है। तो इस टाइप से हम तत्वों को क्या करते हैं, एक चार्ट के द्वारा, एक श्रेणी के द्वारा क्या समझते हैं और एक चार्ट बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। और ये हमको जो श्रेणी है हमको क्या दिखाता है कि कौन से तत्व अधिक अभिक्रियाशील हैं और कौन से तत्व कम अभिक्रियाशील हैं, कौन से तत्व अभिक्रिया जल्दी कर लेते हैं और कौन से तत्व अभिक्रिया कम करते हैं। तो पहले चार्ट इसको देखेंगे फिर समझेंगे। यहाँ पे नीचे एक पॉइंट और लिखा है, इस श्रेणी में सभी धातुएं अपनी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में स्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रेणी क्या है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सक्रियता श्रेणी, ठीक है। अब क्रियाशीलता दिखाएगा सक्रियता श्रेणी। अभी आपको हमने बताया कि कौन सी तत्व कितना अभिक्रियाशील है, वही हमको क्या बताएगा, सक्रियता श्रेणी। तो सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। सिंबल भी यहाँ पे लिखा हुआ है KNaCamgAl, ठीक है। Zn जिंक हो गया, फिर आयरन हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ऊपर लिखा सबसे अधिक अभिक्रियाशील, मतलब जो ऊपर वाले हमारे तत्व हैं, क्या ऊपर के जो हमारे तत्व हैं क्या सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं। जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, पोटेशियम क्या हमारा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। सोडियम थोड़ा उससे कम है, कैल्शियम थोड़ा उससे कम है, मैग्नीशियम थोड़ा और कम है, एल्युमिनियम थोड़ा और कम है। मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, पोटेशियम अभिक्रियाशील है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है।
ऐसे जब हम क्या होगा नीचे आएंगे तो क्या होगा, अब क्रियाशीलता घटेगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, अब क्रियाशीलता बढ़ रहा, तो जाहिर सी बात है नीचे आने पर क्या होगा, अब क्रियाशीलता घटेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है घटती अब क्रियाशीलता। तो सबसे कम रिएक्ट कौन करता है, अब क्रिया कौन करता है, Au गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो सबसे कम अपक्रियाशील क्या है, सबसे कम अपक्रियाशील है। तो सबसे कम अपक्रिया कौन करता है, सिल्वर, ओ सॉरी गोल्ड। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे सिल्वर, फिर थर्ड नंबर पे मरकरी। मतलब क्या, सबसे कम अपक्रिया कौन करेगा, गोल्ड। फिर उसके बाद थोड़ा सा सिल्वर क्या होता है, थोड़ा अपक्रिया कर लेगा। या फिर गोल्ड से ज़्यादा अपक्रियाशील क्या होगा, हमारा सिल्वर। फिर सिल्वर से ज़्यादा अपक्रियाशील क्या होगा, मरकरी। मरकरी से ज़्यादा अपक्रियाशील क्या होगा, कॉपर। मतलब यही हमारा क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये श्रेणी हमको यही दिखाता है कि कौन सा जो तत्व है कितनी अभिक्रियाशील है, कौन सा जो तत्व है वो कितना अभिक्रिया कर सकता है, उसमें प्रकृति कितनी है। तो पोटेशियम की प्रकृति सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्या सबसे अधिक अभिक्रियाशील करता है। इसकी अभिक्रियाशीलता क्या सबसे ज़्यादा है, बहुत जल्दी ये रिएक्ट हो जाता है पोटेशियम। फिर सोडियम में बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है ये भी। मतलब ऊपर हम जाएंगे तो क्या होगा, इस श्रेणी में क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, सक्रियता या फिर अभिक्रियाशीलता क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, हमारा अभिक्रियाशीलता घटेगा। तो ये हमारा क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये आपको एग्जाम में चार्ट भी बनाने को आ सकता है, या फिर आपको शॉर्ट में आंसर में पूछ सकता है सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करने वाला तत्व कौन सा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, पोटेशियम। और सबसे कम अभिक्रियाशीलता कौन दिखाता है, या फिर सबसे कम अभिक्रिया कौन करता है, Au, जो कि हमारा क्या है, गोल्ड। क्या है, गोल्ड। तो इस तरीके से ये चार्ट हमको यही बताता है कौन सा तत्व कितनी अभिक्रियाशीलता दिखाता है। तो इस चार्ट के द्वारा ही हम समझते हैं तो कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सबसे कम। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या हम अनुप्रयोग देखेंगे, कुछ इसके उपयोग देखेंगे कि इसकी सहायता से हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से क्या, धातुओं की क्रियाशीलता, जो आपको हमने बताया ऊपर ही। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम क्या करेंगे, धातु की क्रियाशीलता दिखाएंगे कि कौन सा धातु कितना अभिक्रिया कर सकता है, कितनी जल्दी अभिक्रिया कर सकता है, कितना जल्दी रिएक्ट कर सकता है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता उनके इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में घटते हैं, बढ़ते हुए क्रम में क्या घटती है, मतलब इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, बढ़ेगा तो अभिक्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। इलेक्ट्रोड विभव घटेगा तो अभिक्रियाशील बढ़ेगा। यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में घटती है, मतलब इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा तो क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं, मतलब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है, सिंपल सा वही था हमारा फंडामेंटल, क्या था कि कौन सा धातु कितनी अभिक्रियाशीलता को दिखाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन कर पाने की क्षमता को जानते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से और हम क्या फाइंड कर सकते हैं, और क्या हम इसका यूज कर सकते हैं, अनुप्रयोग और क्या है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से क्या, विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन कर पाने की क्षमता रखती है। मतलब जितने भी क्या होंगे हमारे पास धातु होंगे उसमें से क्या, हम हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, जितने भी अम्ल होंगे क्या होंगे उसमें से हम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। तो यहीं पे यहाँ पे वही लिखा गया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु H के ऊपर उपस्थित हैं वो क्या है, हमारे अम्ल को विस्थापित अधिक करेंगे। मतलब जो हमारे क्या है सबसे ऊपर हैं वो क्या, अम्ल में हाइड्रोजन को जल्दी विस्थापित करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आएंगे क्या होगी, थोड़ा सा उनकी प्रकृति क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि क्या, जो रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित है वो अम्ल में से क्या, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। सबसे जल्दी विस्थापित कौन करते हैं, तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, खनिज। अब खनिज क्या होते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, खनिज। खनिज क्या होते हैं, तो प्रकृति में पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के अंदर विभिन्न धातु विभिन्न रूपों में पाई जाती हैं। पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। सिंपल सा क्या है, पृथ्वी पर या प्रकृति में जितने भी, या फिर पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर, पृथ्वी तल पर, प्रकृति में
मतलब प्रकृति में क्या, पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के अंदर विभिन्न धातुएं विभिन्न रूपों में पाई जाती हैं, तो उसी को क्या कहेंगे हम, खनिज कहेंगे। ठीक है, तो खनिज क्या है, पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाए जाएंगे वही क्या हमारा कहलाता है, खनिज कहलाता है। तो धातु को क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हमारा, कॉपर पायराइट CuFeS2 एक खनिज है। इसमें क्या आयरन और कॉपर धातुएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं, आयरन होता है, Fe क्या हमारा आयरन, और Cu क्या है कॉपर, और S क्या है सल्फर। अब हम लोग देखेंगे अयस्क। तो धातु समझ में आया, सॉरी खनिज समझ में आया क्या है। तो प्रकृति में क्या, प्रकृति में जितने भी धातुएं पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के तल के ऊपर जिस भी रूप में पाई जाती हैं वही हमारा क्या है, खनिज। अब हम लोग देखेंगे अयस्क क्या है। अयस्क क्या है, ठीक है, उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सफलतापूर्वक कम खर्च कम खर्च में अलग किया जा सकता है, धातु का अयस्क कहलाएगा। तो अयस्क क्या है, सिंपल सा डिफिनेशन इसका यही होगा कि ऐसे खनिज होते हैं जिसमें से हम क्या, धातु को आसानी से निकाल लेंगे और कम खर्च में, मतलब धातु को क्या हम आसानी से निकाल लें और सफलतापूर्वक निकाल दें। मतलब ऐसे खनिज होते हैं जिसमें से हम धातु को क्या आसानी से निकाल लें, तो ये क्या कहलाते हैं, अयस्क। तो अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिसमें से हम धातु को सफलतापूर्वक कम खर्च में अलग कर दें, धातु को क्या कहलाते हैं, अयस्क। जैसे कॉपर पायराइट, बॉक्साइड, गैलेना क्रमशः क्या, कॉपर, एल्युमिनियम तथा लेड से प्राप्त होते हैं। मतलब ये कॉपर पायराइट, बॉक्साइड तथा गैलेना क्या किससे प्राप्त होते हैं, क्रमशः कॉपर, एल्युमिनियम तथा लेड से प्राप्त होते हैं। कॉपर से प्राप्त होगा, एल्युमिनियम से, और लेड से प्राप्त होते हैं। ये क्या हमारे अयस्क हैं। तो अयस्क क्या होते हैं, ऐसे खनिज होते हैं जिनसे हम क्या आसानी से धातुओं को निकाल लें। अब हम देखेंगे धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। धातुओं का निष्कर्षण काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हम धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार कर सकते हैं, एक विधि का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे धातु का निष्कर्षण होता कैसे। तो सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की को पूर्ण रूप से, मतलब सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। मतलब हम क्या सांद्रित अयस्क से कॉन्सेंट्रेटेड और से क्या करें, हम धातु को आसानी से प्राप्त कर लें, यही क्या होता है हमारा धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण मतलब धातु को निकालना। धातु का निष्कर्षण मतलब क्या, धातु को निकालना किससे, सांद्रित अयस्क से। तो क्या धातु निष्कर्षण सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ पद निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, निस्तापन। निस्तापन विधि क्या है, निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को सीमित वायु में इतना गर्म करेंगे कि उसमें से वाष्पशील जो पदार्थ रहेंगे वो भाप बनकर उड़ जाएंगे, परंतु इतना भी गर्म उन्हें नहीं करेंगे कि वो क्या अयस्क पिघल जाए। लिखा है ना, परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता, मतलब इतना भी गर्म नहीं करेंगे कि अयस्क क्या हमारा पिघल जाए। प्राप्त कार्बोनेट ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड अयस्कों का निस्तापन किया जाता है। तो निस्तापन हमारा क्या है, निस्तापन की क्रिया में क्या, सांद्रित अयस्क को सीमित वायु में, मतलब सीमित आयु रहेगा, सीमित क्या रहेगा, वायु रहेगा, और उसमें इतना हम गर्म करेंगे कि क्या जो वाष्पशील पदार्थ रहें जो भाप बनकर उड़ जाए। तो क्या होगा, वो जो भाप बनकर उड़ जाएंगे, और इतना ही देर तक गर्म करेंगे कि केवल क्या वाष्पशील पदार्थ भाप बनकर उड़ जाएं, भाप बनकर क्या हो जाए, निकल जाएं उस पदार्थ से, भाप बनकर क्या हो उस पदार्थ से निकल जाए। लेकिन इतना भी गर्म नहीं करेंगे कि क्या हमारा अयस्क पिघल जाए। तो अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता, मतलब अयस्क को पिघलने नहीं देंगे, इतना ही गर्म करेंगे हम। एग्जाम्पल देखते हैं, बॉक्साइड Al2O3 × 2H2O, ये हमारा क्या है, वाष्पशील पदार्थ। क्यों, इसमें क्या है हमारा जल का एक अणु, 2 अणु है। का निस्तापन करने पर क्या होगा, उसमें से जल वाष्पित होकर निकल जाएगा। देखिए जल निकल जाएगा, गायब हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। यहाँ पे आप लोग हीट का ऐसे मार्क भी बना सकते हैं, ठीक है, गर्म करेंगे। Al2O3 × 2H2O को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो क्या होगा, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, गर्म करने का मार्क, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो
जल है क्या हो जाएगा, वाष्पशील पदार्थ है क्या हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा, निकल जाएगा, बचेगा का Al2O3। तो ये हमारा क्या होगा, निस्तापन। तो निस्तापन में क्या होता है, किसी भी सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करेंगे कि क्या अयस्क के पिघले ना और उसमें जो वाष्पशील पदार्थ है वो निकल जाए, तो हमारा क्या हो गया, निस्तापन। दूसरा क्या है, धातु का निष्कर्षण, और किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो धातु का निष्कर्षण भर्जन विधि द्वारा कर सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। निस्तापन और भर्जन में आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो दोनों में आप लोग डिफरेंस लिख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे भर्जन क्या है। तो सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु को नियंत्रित मात्रा में उपस्थित, मतलब अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। ये भी वही लिखा है, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ, मतलब अकेले भी रह सकते हैं या अन्य पदार्थ भी रह सकते हैं, अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, वो भी हमारा क्या था, अधिक वायु की उपस्थिति में, और उसको हम लोग क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, और बिना पिघलाए गर्म करते हैं, मतलब जो वाष्पशील पदार्थ रहते थे उड़ जाते। तो इसमें भी लिखा बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन। मतलब हम लोग इसमें इतना ही गर्म करेंगे क्या कि हमारा जो पदार्थ है, जो हमारा अयस्क है क्या, वो पिघले ना। तो आगे देखेंगे, यह क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस क्रिया में अयस्क आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, मतलब इसमें से पूरा पूरा क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, या फिर आंशिक रूप से होगा अयस्क ऑक्सीकृत, तथा अयस्क की उपस्थिति में सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, और यह प्रातः क्या हमारी प्रत्यावर्ती भट्ठी में कराई जाती है। तो मतलब भर्जन किस में कराया जाता है, प्रत्यावर्ती भट्ठी में। भर्जन किस में कराया जाता है, किसके द्वारा सफलतापूर्वक कराया जाता है, प्रत्यावर्ती भट्ठी द्वारा। एग्जाम्पल से समझेंगे, कॉपर सल्फाइड के सांद्रित अयस्क को प्रत्यावर्ती भट्ठी में रखकर जब कम ताप को नियंत्रित वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, मतलब हमारा क्या रहेगा, ताप भी रहेगा लेकिन कम ताप रहेगा, ठीक है। उसमें ताप तो बहुत ज़्यादा था, इतना गर्म करेंगे क्या कि हमारा जो वाष्पशील पदार्थ है वाष्प बन के निकल जाए, लेकिन इसमें कम ताप पर नियंत्रित वायु की उपस्थिति में, उसमें वायु की उपस्थिति था उसमें भी, लेकिन इसमें नियंत्रित वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो कॉपर पायराइड का अयस्क है वो ऑक्सीकृत होकर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बनाता है। जो कॉपर पायराइड का अयस्क क्या ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बनाता है, जिनका कुछ भाग क्या होता है, ऑक्साइडों में बदल जाता है। क्या होता है, उनका कुछ भाग ऑक्साइडों में बदल जाता है। इसका कुछ रिएक्शन भी देखेंगे, रिएक्शन भी आपसे पूछ सकता है, भर्जन का एक रिएक्शन दीजिए, भर्जन का एक रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए हमारा ये क्या है, CuFeS2, CuFeS2 क्या है हमारा, आर्सेनिक। ऑक्सीकृत कराएंगे तो क्या होगा, इसका ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, ऑक्सीकृत कराना मतलब क्या, ऑक्सीजन से क्रिया। Cu, इसको जब हम ऑक्सीकृत कराएंगे तो क्या होगा, CuS कॉपर सल्फाइड क्या हो जाएगा, अगर हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, FeS और SO2। फिर उसके बाद जब Cu2S को क्या कराएंगे, फिर ऑक्सीकृत कराएंगे तो Cu2O निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, S निकल जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। फिर हम जब क्या कराएंगे, FeS को क्या कराएंगे, फिर ऑक्सीकृत कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से फिर S गायब हो जाएगा और क्या बचेगा, O। तो सिंपल सा हमारा क्या है, हमको क्या कराना है, ऑक्सीजन से रिएक्शन। भर्जन में क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन मतलब वायु की नियंत्रित मात्रा ऑक्सीजन होगा। तो हम इसमें जब क्या करेंगे, CuFeS2 में क्या कराएंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो उसमें क्या होगा, Fe निकल जाएगा, क्या बचेगा, Cu2S, क्या बचेगा, Cu2S, और क्या हो जाएगा, FeS बचेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeS और फिर SO2। अब हम एक बार क्या लेंगे, इसको लेंगे, एक बार क्या लेंगे, Cu2S को लेंगे और एक बार FeS को लेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एक बार हम किसको लेंगे, Cu2S को लेंगे और एक बार FeS को लेंगे और उसको ऑक्सीकृत कराएंगे। तो देखो
2s को क्या ऑक्सीकृत कराएं, ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो क्या होगा Cu2O, Cu2O हो गया और क्या हो गया सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। फिर FeS को फिर ऑक्सीकृत कराएंगे FeO और सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। तो सिंपल सा क्या था वर्जन में ऑक्सीजन की मतलब नियंत्रित मात्रा में क्या कराना था, सांद्रित एस की क्रिया कराना था। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल में भी कुछ लिखा है, देख लेंगे। एस के में उपस्थित सल्फर तथा आर्सेनिक की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के साथ बाहर निकल जाती हैं। इसमें क्या होती है, इसमें ऑक्सीकृत होकर इसमें क्या होती है अशुद्धियाँ मिल जाती हैं और ये बाहर निकल जाती हैं, जिससे हमारा क्या होता है धातु बच जाता है और उसमें से अशुद्धियाँ निकल जाती। तो धातु के क्या हमारा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, धातु का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण मतलब धातु में जितने भी गंदगी थी, जितने भी अशुद्धियाँ थी, उसको हमने क्या कर दिया, दूर कर दिया। किस विधि द्वारा, निस्तापन विधि द्वारा और भर्जन विधि द्वारा। तो दो विधि हमारा निस्तापन और भर्जन, दोनों विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं धातुओं का निष्कर्षण। तो आपसे पूछ भी सकता है रिएक्शन भी, तो रिएक्शन में भी हमने आपको समझाया है और थ्योरेटिकल में भी। तो ये हमारा था धातु का निष्कर्षण। तो ये थे हमारे चैप्टर 3 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको करा दिया है। तो आप सभी क्वेश्चन को नोट करेंगे और घर पे रीड करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो हमने चैप्टर 3 का भी एक चैप्टर 3 के पूरे जितने चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने करा दिया। तो हमारा चैप्टर 3 भी क्या हो गया, हमारा एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो।